जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज की हमारी मध्य प्रदेश की क्लास में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जलवायु एवं ऋतु पर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऋतु पर। आप सभी को पता है ऋतु 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है ऋतु? 3 प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो सबसे पहले ऋतु कौन सी होगी? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का देखा जाए समय कहाँ से प्रारंभ होता है तो मार्च से लेकर तो कहाँ तक? जून तक हमें दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है? मार्च से लेकर जून तक हमें दिखाई देता है। आप सभी को पता है कि 21 मार्च के पश्चात सूर्य धीरे धीरे क्या होने लगता है? उत्तरायण होने लगता है। कब होने लगता है? 21 मार्च के पश्चात। तो 21 मार्च के पश्चात जब सूरज उत्तरायण होने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है और मई तक आकर देखा जाए गर्मी अपने शिखर पर होती है। और इस समय मध्य प्रदेश में जो मई में जो तापमान होता है गर्मी में, वो कितना देखने को मिलता है हमें? 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक हमें तापमान देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? मई में। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस समय पड़ती है तो उसका आंसर क्या रहेगा? मई रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। 21 मार्च के पश्चात जब सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है तो क्या होने लगता है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है, अर्थात सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में अधिक समय तक रहती है। और सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में अधिक समय तक रहेगी तो क्या बढ़ेगी? गर्मी बढ़ेगी। और सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? मई माह में हमें देखने को मिलती है। अब गर्मी में क्या होता है? पठारी भागों में दिन में अधिक गर्मी तो पड़ती है परंतु रात में हमें ठंड भी देखने को मिलती है। कौन से भागों में? पठारी भागों में। इस कारण वहाँ पर मौसम हमें सुहावना दिखाई देने लगता है। परंतु मैदानी भागों में क्या होता है? आर्द्रता अधिक होने के कारण दिन में हमें उमस भरी गर्मी का एहसास होता है। कौन से भाग में? मैदानी भाग में। आर्द्रता अधिक हुई तो हमें गर्मी में क्या होता है? उमस भरी गर्मी का एहसास होने लगता है, जिसके कारण मौसम कौन सा होता है? कष्टदायक हमें दिखाई देता है। इसी गर्मी की ऋतु में हमें बंगाल की खाड़ी में विभिन्न प्रकार के चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चाहे वो आपका देखा जाए कौन सा हो? एम्फन हो, फणी हो, है ना, या बुलबुल हो। ये इस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है? ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में हमें देखने को मिलती है। जब वो चक्रवात तटीय क्षेत्रों से देखा जाए धरातलीय क्षेत्रों पर बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें जो वर्षा करने की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। परंतु देखा जाए धरातलीय क्षेत्रों में पहुंचकर वो नुकसान तो पहुंचाते हैं, परंतु सर्वाधिक नुकसान कहाँ पहुंचाते हैं? वो तटीय क्षेत्रों में पहुंचाते हैं। और देखा जाए वहीं सर्वाधिक बारिश होती है, परंतु धरातलीय क्षेत्रों पर भी बारिश कराते हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए 5% वर्षा इसी प्रकार के चक्रवात से हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला हमें कौन सा देखने को मिलता है? भिंड देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान, है ना, कौन सा जिला है तो वो कौन सा होगा? भिंड होगा। परंतु मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है गंजबासौदा। कौन सा है? गंजबासौदा। यहाँ पर देखा जाए एक समय एक तापमान रिकॉर्ड किया गया था जो कितना था? 48.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। और यह मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। और मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वो भिंड है। अभी हाल ही में बड़वानी, खजुराहो का नौगावा में भी सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब देखा जाए ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब होता है? मार्च से लेकर जून तक होता है। अब हम अगली ऋतु की बात करते हैं और उस ऋतु का नाम क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का देखा जाए समय क्या होता है? वर्षा ऋतु का समय क्या होता है आपका? जून से लेकर अक्टूबर तक।
कहाँ तक होता है, जून से लेकर अक्टूबर तक हमें क्या दिखाई देती है, वर्षा ऋतु दिखाई देती है। इस वर्षा ऋतु को हम अपनी साधारण भाषा में या मालवा की भाषा में हम इसे चौमासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौमासा भी कहते हैं। इस वर्षा ऋतु में क्या होता है, भारत में दो प्रकार के मानसून की उत्पत्ति होती है। एक होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून और एक होता है अरब सागर का मानसून। और इन दोनों मानसूनों को दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। मध्य प्रदेश में जो देखा जाए सर्वाधिक बारिश किस माह में होती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश जुलाई और अगस्त माह में हमें देखने को मिलती है। कौन से माह में, जुलाई और अगस्त माह में देखने को मिलती है। परंतु मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन मध्य जून से आरंभ हो जाता है। जो देखा जाए 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना रहता है। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश किस माह में होती है, तो जुलाई और अगस्त माह में होती है। अब मध्य प्रदेश में देखा जाए दो प्रकार के मानसून की शाखाओं से वर्षा होती है, चाहे वह अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो। परंतु मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर वर्षा किसी शाखा से होती है तो वह होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और देखा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पंचमढ़ी है। कौन सा है, पंचमढ़ी है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, गोहद। और ये कहाँ पर पड़ता है, भिंड में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से जाना जाता है। और वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्षा ऋतु को चौमासा ऋतु के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस समय पर देखा जाए जो जैन संत होते हैं वो भ्रमण नहीं करते हैं और एक ही स्थान पर रहकर वो चौमासा का व्रत का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्षा ऋतु के समय जो वर्षा होती है उससे पृथ्वी के धरातल के अंदर के जो जीव जंतु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और चलने पर उनको क्षति पहुंचती है। इसी कारण जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए जैन साधु एक ही स्थान पर रहकर चौमासा धारण करते हैं। अब अगली ऋतु आती है, वह ऋतु होती है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय कब होता है, तो शीत ऋतु का समय कब से कब देखने को मिलता है, हमें अक्टूबर से लेकर फरवरी तक देखने को मिलता है। शीत ऋतु में क्या होता है, जब मानसून लौट जाता है अक्टूबर के, है ना, मध्य अक्टूबर में जब मानसून लौट जाता है तब भी वायु में आर्द्रता बनी रहती है, अर्थात नमी ने अर्थात ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और इसी समय हमें मध्य प्रदेश और पूरे भारत में हमें ठंड का आविर्भाव देखने को मिलता है। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हमें कौन सी ऋतु दिखाई देती है, शीत ऋतु दिखाई देती है। परंतु मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस माह में दिखाई देता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान हमें कब दिखाई देता है, जनवरी माह में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, मुरैना है। कौन सा है, मुरैना है। और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, शिवपुरी है। अब इस देखा जाए शीत ऋतु में हमें सबसे औसत तापमान क्या दिखाई देता है, तो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना होता है, 22 डिग्री से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक हमें दिखाई देने लगता है। परंतु जनवरी माह में हमें ये तापमान कितना दिखाई देता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना है। शीत ऋतु को मालवा में किस नाम से जाना जाता है, तो शीत ऋतु को मालवा में श्याला के नाम से जाना जाता है। कौन सी ऋतु के नाम से जाना जाता है, शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में श्याला के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को उनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा
और शीत ऋतु को श्याला के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु पर। जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन सबसे सामने आता है दिमाग में कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। किसी क्षेत्र की हवा का थोड़े समय के लिए अध्ययन करना मौसम कहलाता है। किसी क्षेत्र की हवा और वहाँ की दशाओं का थोड़े समय के लिए अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अब है ना, अब किसी क्षेत्र की हवा का लंबे समय तक अध्ययन करना क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अगर वहाँ की जैसे एक दिन की अगर हम वहाँ की हवा की बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। सुबह मौसम क्या हुआ, शाम को मौसम क्या हुआ, तो मौसम बदलता रहता है। परंतु जलवायु लगभग देखा जाए 30 से 35 साल बाद बदलती है। तो देखा जाए जलवायु क्या होता है? किसी भी स्थान का लंबे समय तक अध्ययन, तो वो जलवायु। और किसी भी स्थान का 1 या 2 दिन का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, हवाओं की दशाओं के कारण। जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। पहला कारक होता है आपका देखा जाए समुद्र तल से दूरी। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? स्थल भाग से घिरा हुआ है। इसी कारण इसकी समुद्र तल से क्या है? अधिक दूरी हमें देखने को मिलती है। इसी कारण हमें सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के तापमान में अंतर। तो वो किसके कारण देखने को मिलता है? हमें समुद्र तल से दूरी के कारण देखने को मिलता है। अगला आता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है पर्वत। मध्य प्रदेश में 2 पर्वत हैं और पर्वत के कारण भी हमें क्या देखने को मिलता है? जलवायु का निर्धारण हमें देखने को मिलता है, अर्थात उच्चावच के कारण। और यही पर्वत हमें वर्षा कराने में सहायक होते हैं, क्योंकि देखा जाए विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत पर जब आकर आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी वाला मानसून आपस में टकराता है, इसी कारण वहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। और सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? पंचमढ़ी में होती है, जिसे अपन सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा के कारण क्या होता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक क्या पड़ती है? गर्मी भी पड़ती है। अब देखा जाए अगला आता है आपका भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह हमें उष्णकटिबंधीय प्रकार की देखने को मिलती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय प्रकार की देखने को मिलती है। इसके अलावा सौर विकिरण हो गया, इसके अलावा जल और स्थल का वितरण हो गया। ये सब क्या है? जलवायु को निर्धारण करने वाले कारक है, अर्थात समुद्र तल से दूरी, पर्वत, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से दूरी, जल और स्थल का वितरण, सौर विकिरण, है ना, इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार, ये सब क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कौन से प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। कौन से प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, क्योंकि भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को हम कौन से प्रकार की मानते हैं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय प्रकार की मानते हैं। अब मध्य प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का जो मैदान है वो समुद्र तल से काफ़ी दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ पर अधिक गर्मी भी पड़ती है और अधिक ठंड भी पड़ती है। अर्थात क्या होगा? यहाँ पर गर्मी भी क्या होगा? गर्मी भी अधिक और ठंड भी क्या होगी? अधिक। तो ये आपको याद रखना है, गर्मी भी अधिक और ठंड भी अधिक। किसके कारण? समुद्र तल से अधिक दूरी पर होने के कारण। और यहीं पर हमें सबसे कम वर्षा भी देखने को मिलती है,
क्यों देखने को मिलती है? जब देखा जाए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब धीरे धीरे समुद्र तल से धरातल की ओर आने लगता है तो उसमें ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता की मात्रा में कमी होने लगती है। इस कारण वो पर्याप्त वर्षा इस क्षेत्र में नहीं करा पाता है। और आप सभी को पता है उत्तर भारत के मैदान में क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, और उस स्थान का नाम क्या है? गोहद और भिंड। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर भारत का मैदान में हमें अधिक गर्मी भी देखने को मिलती है और अधिक ठंड भी देखने को मिलती है। और यहाँ की जलवायु कौन से प्रकार की होती है? तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? महाद्वीपीय प्रकार की हमें देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी आदि क्षेत्र हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब अगला आता है मालवा का पठार। मालवा के पठार की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। कौन सी जलवायु होती है? सम जलवायु होती है। इस सम जलवायु के कारण यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होती है, ना तो गर्मी और ना ठंड, अर्थात ना तो गर्मी में अधिक गर्मी लगती है और ना ही सर्दी में हमें ठंड देखने को मिलती है। इसी कारण इस मालवा की सम जलवायु को एक चीनी यात्री था फाहियान, इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। और फाहियान किसके समय आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जो गुप्त काल के एक राजा हुआ करते थे, उनके समय आया था। तो मालवा की जलवायु क्या है? सम जलवायु है, अर्थात यहाँ पे ना तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, ना ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। अगला आता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के एकदम समांतर है, अर्थात कर्क रेखा इसके बीच देखा जाए एकदम समांतर होती है। इसी कारण इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलती है? इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में हमें गर्मी अधिक देखने को मिलती है। क्या है? गर्मी तो अधिक देखने को मिलती है, परंतु ठंड क्या होती है? ठंड नाम मात्र की अर्थात सामान्य देखने को मिलती है। किसमें? नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या होती है? गर्मी तो अधिक, परंतु ठंड हमें सामान्य देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? कर्क रेखा इसके समानांतर गुजरती है, इसके कारण यहाँ पर गर्मी क्या होती है? अधिक पड़ती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आता है? तो आपका निवाड़ वाला क्षेत्र आता है। निमाड़ में कौन कौन से? खंडवा, बड़वानी, खरगोन आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस कारण यहाँ पे गर्मी अधिक और ठंड सामान्य होती है। अगला आता है विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र। विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र भी हमें कौन सा प्रकार का दिखाई देने लगता है? सम जलवायु वाला दिखाई देता है, अर्थात यहाँ पर भी ना तो अधिक गर्मी और ना ही ठंड देखने को मिलती है, अर्थात मालवा की जलवायु वाला ही हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जलवायु देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। उत्तर भारत का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। अब इसमें मालवा की जलवायु को सम जलवायु कहा गया है, ना तो अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। उत्तर भारत के मैदान में गर्मी अधिक और ठंड भी अधिक। और महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर के मैदान में। सम जलवायु कहाँ पर? विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में। और नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी और सामान्य ठंड हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में ऋतु से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो वो इंदौर में है। कहाँ पर देखने को मिलती है? हमें इंदौर में देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश की अत्याधुनिक वेधशाला, जहाँ पर अत्याधुनिक वेधशाला अर्थात अत्याधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया है, और वह कहाँ पर है? तो वह देखा जाए उज्जैन के पास एक गाँव है डोंगला, ओके, डोंगला, वहाँ पर यह स्थापित की गई है। और इसका नामकरण किसके खगोल शास्त्री के नाम पर किया गया है? तो इसका नामकरण प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर के नाम पर किया गया है, डोंगला वेधशाला। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 2013 में हुआ था। और जहाँ तक मुझे पता है इसका उद्घाटन देखा जाए भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों करवाया गया था।
अब देखा जाए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कौन से माह में पड़ती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कौन से माह में पड़ती है, मई माह में पड़ती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश किस माह में होती है, तो जुलाई और अगस्त माह में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड देखा जाए किस माह में पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में। परंतु मध्य प्रदेश सबसे न्यूनतम तापमान कब होता है, तो जनवरी माह में हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर अर्थात दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर कब देखने को मिलता है, तो हमें कब देखने को मिलता है, मार्च माह में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का गर्मी में औसत तापमान कितना होता है, 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, और ठंड में औसत तापमान कितना देखने को मिलता है, 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। परंतु जनवरी माह में हमें क्या तापमान देखने को मिलता है, 10 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश किस स्थान पर होती है, गोहद भिंड में, सबसे अधिक पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला मुरैना है, और सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो भिंड है। मिलते हैं हम हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।